मित्रों, शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी सांसदों से और खास करके विपक्ष के मित्रों से एक विनम्र आह्वान किया था कि संसद, जिसे हम लोकतंत्र का मंदिर मानते हैं, उसमें ड्रामा को नहीं डिलीवरी को तरजीह दी जानी चाहिए, डिसरप्शन को नहीं डिस्कशन को तरजीह दी जानी चाहिए, कॉन्फ्रंटेशन को नहीं कंसेंसस को तरजीह दी जानी चाहिए, नारे को नहीं नीति को और नियत को तरजीह दी जानी चाहिए। परंतु मुझे लगता है कि इतनी अच्छी सलाह का कोई असर विपक्ष के कई मित्रों पर अभी तक हुआ ही नहीं है और इसीलिए शीतकालीन सत्र 2025 विंटर सेशन 2025 को अगर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से किसी एक चीज के लिए लगातार वर्षानुवर्ष तक याद रखा जाएगा, if the winter session will be remembered for one thing in particular, despite the good advice given by the Prime Minister to prioritize delivery over drama, it will be the constant attempt by members of the opposition to denigrate, disregard, and to create all kinds of drama within parliament. दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से लोकतंत्र के मंदिर में शीतकालीन सत्र को 2025 को अगर किसी एक चीज के लिए याद किया जाएगा तो संसद की मर्यादा में भंग करने के लिए और उसे तार तार करने के लिए उसे वर्षानुवर्ष तक विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और आज तो मैं कह सकता हूं कि नया कीर्ति स्थापित हो गया पार्लियामेंट में। अभी इसी सत्र में, इन दिस सेशन, वी हैव सीन कि एक सांसद एक कुत्ते को लेकर आती है पार्लियामेंट में। हमें कुत्ते से कोई दर्द नहीं है, हम तो पशु प्रेमी हैं, हम तो गौ माता के भक्त भी है। पर कुत्ते को ले आने के बाद सांसद कहती है कि ये तो नहीं काटता जो अंदर है, मतलब हमारे पार्लियामेंट्री स्टाफ, पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये कुत्ते हैं जो काटते हैं। उनसे जब पूछा गया कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मोशन आपके खिलाफ हो सकता है, तो उन्होंने जिस प्रकार का भाव वाव करके प्रतिक्रिया दी वो सबके सामने है। इसको एंडोर्स करने का अगर काम किसी ने किया तो राहुल गांधी ने इस बयान को और इस कृत्य को एंडोर्स भी किया। और आज हमने देखा है कि एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है जिसके बारे में माननीय सांसद अनुराग ठाकुर जी ने सदन को और स्पीकर को अवगत कराया। जैसे कि आपको पता है कि पूरे देश में ई सिगरेट्स 2019 से पूरी तरह से प्रतिबंधित है। देयर इज अ कंप्लीट बैन ऑन ई सिगरेट्स इन द कंट्री, अक्रॉस द कंट्री। मतलब कि सेल, परचेस, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, स्टोरेज, रखना, ये सब कुछ प्रतिबंधित है 2019 के कानून के तहत। और आपको यह भी पता है कि सिगरेट एंड टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट के तहत पब्लिकली स्मोक करना भी अलाउड नहीं है। खास करके ऐसी चीजों का सेवन, ऐसी चीजों का यूज पार्लियामेंट्री प्रेमाइसेस में और पार्लियामेंट हाउस के अंदर तो पूर्ण तरीके से पार्लियामेंट के रूल्स के तहत भी वर्जित है। केवल लीगल रूल्स के तहत नहीं, मॉरलिटी के हिसाब से भी, नैतिकता के हिसाब से भी पार्लियामेंट, जिसको हम लोकतंत्र का मंदिर मानते हैं, वहां पर ई सिगरेट लाना ये तो कानून के खिलाफ है। आप कानून के रक्षक है तो कानून के भक्षक पार्लियामेंट में कैसे बन सकते हैं? उसको कंज्यूम करना तो पार्लियामेंट के रूल्स के खिलाफ है कि आप पार्लियामेंट की इस प्रकार से तौहीन नहीं कर सकते। पब्लिकली स्मोक करना ये तो कानून है देश का, नहीं कर सकते। पार्लियामेंट में तो कतई नहीं कर सकते, हाउस के अंदर तो कतई नहीं कर सकते। पर इन तीनों चीजों का उल्लंघन टीएमसी के एक सांसद करते हैं। और इसी के बारे में बड़े दुख के साथ, बड़े दर्द के साथ अनुराग ठाकुर जी ने स्पीकर को अवगत कराया, जिस पर संज्ञान लेते हुए स्पीकर ने भी कहा कि यह पूर्ण तरीके से गलत है, इसके ऊपर पूर्ण जांच होगी, इन्वेस्टिगेट होगा। पार्लियामेंट तो ऐसी जगह जहां पर सीसीटीवी फुल कवरेज होता ही है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कार्य
देखना कि अनुराग जी ने जो भी बोला है उसमें कितनी सत्यता है और कौन इसके पीछे है। और स्पीकर ने यह कहा है, आश्वासन दिया है कि जो भी गिल्टी पाया जाएगा उसके ऊपर उपयुक्त कार्रवाई होगी। वो तो कानूनी प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ पार्लियामेंट है, वो लागू होगा। पर आज सवाल यह बनता है कि जो लोग अपने आप को तथाकथित रूप से संविधान के रक्षक, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के रक्षक, कानून के रक्षक बताने में बहुत गर्व महसूस करते हैं, कभी वो पार्लियामेंट की डिग्निटी और मर्यादा को ड्रामा करते हुए एक पशु को ले आते हैं और पार्लियामेंट्री स्टाफ की तुलना पशु से करते हैं। कभी वो पशु और प्राणी जैसी हरकतें पार्लियामेंट के भीतर करते हैं। कभी वो ई सिगरेट्स पार्लियामेंट के भीतर स्मोक करने का काम करते हैं, जो कानूनी ऑफेंस है। और किस प्रकार का वो आदर्श सेट करना चाहते हैं देश के लिए, देश के लोगों के लिए। तो आज सवाल टीएमसी से बनता है कि जब प्रथम दृष्टया इतनी बड़ी घटना हुई है, तो क्या वो इस प्रकार की नेगेटिव कीर्ति स्थापित करने वाले अपने सांसद पर समय रहते ही स्वतः कार्रवाई करेंगे या स्पीकर के कार्रवाई का इंतजार करेंगे? क्योंकि आप तो कहते हैं आप तो संविधान के बड़े रक्षक हैं, आंबेडकर जी के बड़े प्रशंसक हैं। तो आंबेडकर जी द्वारा संविधान के तहत लोकतंत्र का जो मंदिर है, उसकी मर्यादा की बार बार अवहेलना करने का जो इतना बड़ा अपराध कर रहे हैं, ऐसे अपराधियों पर क्या कार्रवाई टीएमसी करेगी? What will be the action that TMC will take against this erring member of parliament who has set, quote unquote, a new kirti, a new record of lowering the dignity of the house and in turn the dignity of the constitution and a constitutional institution. पर मुझे लगता है टीएमसी से अपेक्षा करना ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? टीएमसी का ट्रैक रिकॉर्ड यह है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के रोहिंग्याओं के लिए रेड कारपेट नहीं दिया जा सकता ये कहते हैं, कानून सम्मत एक बात कहते हैं, तो उनके सबसे वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी, जो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी है, वो आकर कहते हैं कि सीजीआई ने लूज कमेंट किया है टीआरपी के लिए। अभी टीआरपी था या ये कल्याण बनर्जी का वीआरपी, वोटिंग रेट, वोट रेटिंग पॉइंट, वोट बैंक रेटिंग पॉइंट था, ये जनता तय कर सकती है। ये वो पार्टी है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि उनके सांसद सदन के पटल पर खड़े होकर, सदन के स्टेयर्स पर खड़े होकर ऑफिसर ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन राज्यसभा की मिमिक्री करते हैं और उनको बॉडी शेम करते हैं, उनके पोस्चर का मजाक उड़ाते हैं, और उसको फिल्म भी किया जाता है नेता प्रतिपक्ष के द्वारा। ये वो पार्टी है या ये वो अलायंस है जो पार्लियामेंट में गले पड़ने से लेकर आंख मारने तक के कृत्य करती है। ये वो अलायंस है जिसके सांसद टेबल पर चढ़कर सदन के सेशन के दौरान नृत्य करने का काम करते हैं, माइक उखाड़ते हैं, कागज फेंकते हैं, कानून को फाड़कर फेंकते हैं। ये वो सांसद है जो मार्शल से भी हाथापाई करने पर आमादा हो जाते हैं। और एलओपी का तो क्या ही कहा जाए। एलओपी वो पहले ऐसे एलओपी है जो जब संसद में रहते हैं, अमूमन नहीं रहते, अमूमन कहीं और चले जाते हैं, उनका मन नहीं लगता, वंदे मातरम की डिबेट हो या शुभांशु शुक्ला जी की डिबेट हो, पर जब रहते हैं तब ये इकलौते ऐसे नेता प्रतिपक्ष रहे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के वक्तव्य के बीच सांसदों को इशारा करके वेल में घुसकर वहां पर डिस्टर्ब करने के लिए उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया। तो आज सवाल यह बनता है कि क्या इतना सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है इन पार्टीज का कि वो लोकतंत्र के सबसे पवित्र भवन, सबसे पवित्र मंदिर को बार बार उसकी मर्यादा को, उसकी डिग्निटी को तार तार करने के लिए ड्रामा का इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट में इस प्रकार के कृत्य करते हैं।
और आज इस पर टीएमसी को साफ साफ जवाब देना चाहिए। मैं दूसरे मुद्दे पर बढ़ना चाहता हूं, वो भी पार्लियामेंट से ही जुड़ी हुई है। मित्रों, महात्मा गांधी के 3 बंदर थे, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। आपने देखा होगा, चित्रण है महात्मा गांधी के 3 बंदर। आधुनिक काल में परम आदरणीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के भी 3 राजनीतिक सांकेतिक बंदर हैं। इन द मॉडर्न टाइम्स, Rahul Gandhi, who has nothing in common with Mahatma Gandhi, including the surname, it is a stolen surname. He has 3 political symbolic monkeys. और ये 3 बंदर क्या दर्शाते हैं? वो राहुल जी की उस प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, इसको कोई अन्यथा ना ले, कि सच मत बोलो, सच मत सुनो और सच मत देखो। और कल पार्लियामेंट में जो चुनाव सुधार को लेकर विस्तृत चर्चा हुई, उसमें राहुल गांधी ने इन्हीं 3 बंदरों का एक उदाहरण पेश करते हुए, मैं उनको नहीं तुलना कर रहा हूं, मेरी बातों को कट करके, क्लिप कट करके, ये उनकी आदत है, उनकी सुप्रिया श्रीनित वगैरह की, मैं कह रहा हूं कि उन्हीं की तरह अनुकरण करते हुए राहुल गांधी ना सच सुनने को तैयार थे, राहुल गांधी ना सच देखने को तैयार थे, राहुल गांधी ना सच बोलने को तैयार थे। और इसीलिए राहुल गांधी जी ने कल एलओपी का एक नया मतलब गढ़ लिया। एक तो एलओपी का मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है उनके लिए, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा तो भरपूर फैलाना संवैधानिक संस्थाओं पर, रफाल पर, सेना पर, एचएएल पर, एलआईसी पर, एसबीआई पर, सब पर कल उन्होंने जो प्रोपेगेंडा फैलाया इलेक्शन कमीशन को लेकर, तो लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा तो है ही, पर दूसरा एलओपी का मतलब उनके लिए बन चुका है लीडर ऑफ पलायन। मतलब कि चर्चा की मांग आप करो पार्लियामेंट में, चर्चा के लिए चुनौती दो आप, और जब चर्चा में जवाब मिले आपको, बिंदुवार तरीके से आपके जो झूठ के बम है वो डिफ्यूज हो जाए और आपके एक के बाद एक झूठ के ऊपर से पर्दाफाश होता जाए, तो आप एलओपी लीडर ऑफ पलायन बन के भाग जाओ पार्लियामेंट से। उन्होंने कहा था डरो मत, हम तो कहते हैं राहुल जी भागो मत। अब तो भाग गए, पार्लियामेंट छोड़ के ही भाग गए। तो सच नहीं देखना है, सच नहीं बोलना है, सच नहीं सुनना है। आपको पता है कि मैं थोड़ी बहुत शायरी कविता भी कर लेता हूं, तो मैंने भी राहुल जी की जो स्थिति है, राहुल जी की बहुत कठिन स्थिति है। ओवर कॉन्फिडेंस और नार्सिसिज्म के बीच में जो फाइन लाइन है, अति कॉन्फिडेंस और आत्ममुग्धता, इसके बीच में जो फाइन रेखा है, उस पर राहुल गांधी खड़े हैं। उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिल्यूजन। तो राहुल गांधी जी के लिए मैंने कुछ लाइंस में लिख कर लाया हूं। ता उम्र राहुल गांधी रिमेन्स इन डेलुलू। डेलुलू आजकल ये शब्द चलता है, जेनजी का शब्द है। डिल्यूजन में जिसको होता है वो, उनको बोलते हैं डेलुलू। इनका कोई नहीं बचा है सोलुलू। सोलुलू मतलब सोल्यूशन। ता उम्र रहते हैं इन डेलुलू, कोई नहीं बचा इनका सोलुलू। चुनाव के समय जाएंगे कोलंबिया से लेकर होनोलुलू, और चुनाव हारने पर बोलेंगे इलेक्शन कमीशन व्हाट डिड यू डू। अभी जेनजी की भाषा में लिखा है, पुरानी शायरी नहीं है, नहीं जेनजी वाली शायरी है। राहुल गांधी जी, आपका ये जो 4D फॉर्मूला है ना, पहले डी से इलेक्शन में डिफीट होता है। अब जब डी से डिफीट होता है तो डी से वो डाइवर्ट करते हैं, भाई मेरे ऊपर ना आए, कोई मुझसे सवाल ना पूछे कि 95 टाइम्स मैं क्यों इलेक्शन हारा। तो डी से डाइवर्ट करना है, अटेंशन, अकाउंटेबिलिटी। तो डी से डिसइंफॉर्मेशन फैलाना है, डी से डिस्टोर्ट करना है, डी से डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट पैदा करना है किसी भी संवैधानिक संस्था में, कि भाई मैं नहीं हारा, इन्होंने मुझे हरा दिया। कोई बच्चा फेल हो जाता है पेपर में तो बोलता है कि भाई पेपर टीचर ही गलत था, सिलेबस के बाहर से सवाल आए, एग्जामिनर करेक्ट नहीं था, जो बहानेबाजी होती है।
और लास्ट डी जिस पर राहुल गांधी आ चुके हैं वो है डी से धमकी देना। वो भी हमने देखा कि पार्लियामेंट में खड़े होकर राहुल गांधी अब 4th डी पर पहुंच चुके हैं, डी से धमकी देना। जो उनकी दादी मां ने तो इमरजेंसी लगा दी थी संवैधानिक संस्थाओं पर। संवैधानिक संस्थाओं को कुचलने का लंबा इतिहास है इनके परिवार का, तो ये कोई नई बात नहीं है। पर उसी इमरजेंसी मानसिकता को दिखाते हुए राहुल गांधी जी अब डी से धमकी देने लगे संवैधानिक संस्थाओं को। कहते हैं आकर देख लेंगे, रेट्रोस्पेक्टिवली आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो राहुल जी की जो समस्या है वो ईसीआई नहीं है। ईसीआई तो बहाना है, राहुल जी की समस्या ईएमआई है। आप बोलोगे ईएमआई क्या? ईएमआई मतलब इमरजेंसी मानसिकता ऑफ इंदिरा। आज भी उससे बाहर नहीं निकले। तब इंदिरा इज इंडिया था, आज परिवार तंत्र इज अबाव संविधान तंत्र। मेरा परिवार चुनाव हारे तो संविधान तंत्र गलत, इलेक्शन कमीशन गलत, जुडिशरी गलत। और दूसरा है एंटाइटल्ड मानसिकता ऑफ इंदिराज ग्रैंडसन। अपने आप को ही पार्लियामेंट के ऊपर समझना, अपने आप को ही देश के ऊपर समझना, अपने आप को हर संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर समझना। तो ये ईसीआई का विषय नहीं है राहुल गांधी का। राहुल गांधी का असली विषय तो ईएमआई का है, इमरजेंसी मानसिकता से ग्रसित और एंटाइटल मानसिकता में फंसे हुए। अब राहुल गांधी जी ने मुख्यतः से अपने थ्रेड्स बांधने की कोशिश की उन्होंने स्पीच में। आपने देखा, हालांकि वो थ्रेड कहां से कहां जुड़ रहा था वो तो हम सब ने देखा। ना इधर का थ्रेड वहां जुड़ रहा था, ना उधर का थ्रेड इधर जुड़ रहा था। पर उनके जो थ्रेड्स में से निकला वो 4 बिंदु थे। इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति पर, सीसीटीवी पर, इम्यूनिटी पर, और राहुल गांधी ने जो इलेक्शन कमीशन को रेट्रोस्पेक्टिवली एक्शन करने की बातें की। और हर एक बिंदु पर कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने बिंदुवार तरीके से पूरे कानून को और संविधान को समझाते हुए पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल किया। राहुल गांधी जी कहते हैं कि आज की तारीख में नियुक्ति निष्पक्षता से नहीं होती। हालांकि आज नियुक्ति इलेक्शन कमिश्नर की कोई मोदी जी डायरेक्टली नहीं करते, पैनल करता है, कानून के तहत बना हुआ पैनल करता है। अब राहुल जी, मेरा आपसे सवाल है, आपकी तो सरकारें बहुत साल तक रही, 1950 से लेकर 2014 तक। आप मुझे बता दीजिए कि कौन सा ऐसा इलेक्शन कमिश्नर या कमिश्नर्स है जिसकी नियुक्ति आपने पैनल के माध्यम से करवाई हो, जिसमें नेता प्रतिपक्ष की कोई योगदान या रोल रहा हो। आज तो है, आज जो इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होता है वो एक पैनल के तहत होता है। आपके समय पर तो डायरेक्टली अपॉइंट होता था, पहले तो मल्टी मेंबर भी नहीं था, एक ही इलेक्शन कमिश्नर। तो वहां पर वो प्रोपेगेंडा झूठ साबित हुआ उनका। दूसरा, उन्होंने सीसीटीवी पर सवाल उठाया कि 45 दिन के बाद सीसीटीवी क्यों नहीं रखा जाता। उस पर भी जवाब आया कि भाई 1950 से कानून बना है कि 45 दिन के बाद तो सुप्रीम कोर्ट भी किसी इलेक्शन पिटीशन का संज्ञान नहीं ले सकता। मतलब आपको जो पिटीशन दायर करनी है, अगर आपको लगता है आपकी चुनाव में कोई गलती हुई है, तो वो 45 दिन की अवधि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950-51 में तय किया गया था, इनकी सरकारों ने तय किया। अब सीसीटीवी 45 दिन से आगे रखने का तो कोई औचित्य नहीं बचता, तो उसको अलाइन किया गया। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं राहुल जी, चलिए छोड़ दीजिए कानून की बातें, कहां आप समझेंगे। बिहार में तो आप कह रहे हैं ना बड़े स्केल पर धांधली हुई, और बिहार के चुनाव 14 नवंबर को हुए, रिजल्ट्स आए, और आज आप देख लीजिए कितने दिन हो चुके हैं। तो कितनी आपने पिटीशंस फाइल की और सीसीटीवी को आपने स्टोर करवा दिया, उसका जवाब ही दे दीजिए। मतलब कि 35 से 40 दिन की अवधि निकल चुकी है बिहार चुनाव से, पर एक याचिका कांग्रेस ने ऑफिशियली फाइल नहीं की है, पर हल्ला मचाना है, हल्ला काटना है। तीसरी बात उन्होंने कही कि इलेक्शन कमिश्नर को इम्यूनिटी क्यों मिलती है। राहुल जी देखिए, इतना एम्बैरेस मत कीजिए अपने आप को भी और हमें भी। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, वेदर वी लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, आप हैं।
आप एक संवैधानिक पद से, संवैधानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पद पर है। चाहे आपको संविधान का ज्ञान हो ना हो, आपको कम से कम ये इमेज तो रखनी चाहिए कि आप संविधान जानते हैं भारत का। आर्टिकल 324 बड़े क्लियरली इस पावर को देता है, और जो भी संवैधानिक पद पर अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करता है उसको इम्यूनिटी मिलती ही है अपने कार्यों के लिए। ये संविधान सभा और संविधान के फाउंडर्स ने तय किया था, ये कोई हमने थोड़ी तय किया है। और रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट 1951 में सेक्शन 146 में बाकायदा वही लाइन है, मैं पढ़कर थोड़ी सुना भी देता हूं। नो सूट और प्रोसिक्यूशन विल लाई अगेंस्ट कमीशन और एनी अदर पर्सन, जो भी वो कार्य करते हैं उसके दृष्टिकोण से। तो क्या राहुल गांधी जी कहना चाहते हैं कि नेहरू जी ने गलत तरीके से, संविधान सभा ने गलत तरीके से ये इम्यूनिटी दी है? तो बता दे और आकर ओपनली नेहरू जी को डिसरिगार्ड करे, ये चोरी छिपे ना करे, ओपनली आकर करे। और जिन लोगों के परिवार का इतिहास ये रहा है कि इमरजेंसी के पीक पर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लागू करके 42nd अमेंडमेंट लाकर अपने आप को, मतलब प्रधानमंत्री को इम्यूनिटी दे देना, वो भी रेट्रोस्पेक्टिवली, वो लोग बात कर रहे हैं इम्यूनिटी की। हमारे प्रधानमंत्री तो वो है जो अब वो कानून बन रहा है जिसमें कि अगर आप जेल में रहेंगे तो आपको पद छोड़ना पड़ेगा। हमारे वाले तो वो है जो कहते हैं प्रधानमंत्री को पहले डालो उसमें। आपके वाले तो वो थे जो कहते थे कि प्रधानमंत्री पर जुडिशरी भी सवाल नहीं उठा सकती कन्विक्ट होने के बाद। मैं कंफ्यूज हूं कल की राहुल गांधी की जो थ्रेड वाली बातें हैं, हालांकि उसके धागे तो अमित शाह जी ने खोल दिए, पर वो धागे कहां जा रहे मुझे समझ में नहीं आता। कांग्रेस का अब तक डिबेट्स में और बाकी जगह पर यह कहना था कि हम एसआईआर के खिलाफ नहीं है, हम एसआईआर की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसके खिलाफ है। ठीक है, पर मनीष तिवारी जो कि संभवतः ओपनिंग स्पीकर थे कांग्रेस के, वो आकर कहते हैं कि एसआईआर करने का तो कोई कानूनी संवैधानिक अधिकार ही नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ, और राहुल जी मेरे सवाल आपसे अब शुरू हो रहे हैं, हिम्मत हो तो चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए प्रेस वार्ता कीजिए या ट्विटर पर, जहां पर भी आपको, क्योंकि अभी तो आप विदेश जाएंगे, जर्मनी जाएंगे, तो जर्मनी से ट्वीट ही कर दीजिए, कोई समस्या नहीं। मेरा सवाल नंबर 1 ये है, क्या नेहरू जी, इंदिरा जी और मनमोहन जी की जो सरकार, राजीव जी की सरकारों ने जो भी एसआईआर करवाए वो अवैध और अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे क्या, एज पर मनीष तिवारी एंड कांग्रेस? अगर ऐसा है तो बता दीजिए। एक तरफ कहते हैं एसआईआर ठीक है, दूसरी तरफ कहते हैं एसआईआर का कोई बेसिस नहीं। दूसरा सवाल, वो कहते हैं एसआईआर तो ठीक है, प्रक्रिया थोड़ी गड़बड़ है, और जल्दबाजी क्यों होती है? यही कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र की इकाई कहती है एसआईआर तुरंत प्रभाव से महाराष्ट्र के लोकल इलेक्शन से पहले होने चाहिए, और यही कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश और बंगाल में कहती है ये एसआईआर अभी क्यों कराया जा रहा है, थोड़ा और समय दे दीजिए। 2027 में चुनाव है, पर वहां पर जल्दबाजी उनको दिख रही है। और महाराष्ट्र में जहां पर लोकल चुनाव एक दिन पहले कहते हैं कि अभी के अभी एसआईआर होना चाहिए। दिस इज नॉट अबाउट एसआईआर, दिस इज अबाउट राहुल गांधी's hypocrisy to save his परिवार। दिस इज अबाउट संविधान पे वार, और दिस इज अबाउट खानदान से कोई सवाल मत पूछो यार। ये खानदान से सवाल नहीं पूछना है कि भाई चुनाव क्यों हारे, तो भाई एसआईआर का ठीकरा शुरू कर दिया है। 1 साल पहले राहुल जी, सवाल नंबर 2, आप एसआईआर तो बोलते ही नहीं थे, वोट चोरी तो बोलते नहीं थे, ईवीएम 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 बोलते थे। याद है ना आपको, ईवीएम खराब है, ईवीएम दबाओ सब वोट मोदी को, ईवीएम दबाओ बीजेपी को सारा वोट जाता है, भाई इधर का निशान दबाओ उधर का निशान दबाओ सब चीज कमल को जाता है, यही कारण था ना। अब बता दीजिए कि ईवीएम गड़बड़ थी तो भाई कोई मूर्ख है क्या कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ करेगा? जब ईवीएम ही गड़बड़ है आपके हिसाब से, तो एसआईआर में और
वोट चोरी की और ये वोटर लिस्ट की क्या समस्या आ गई फिर? और जहां पर आप चुनाव जीतते हैं वहां पर कोई समस्या नहीं है। झारखंड में कोई समस्या नहीं थी भाई। तेलंगाना में 70 लाख वोट काटने की बात कांग्रेस ने की, 22 लाख वोट कटे, वहां पर बिल्कुल ठीक था सब कुछ। कर्नाटका में समस्या नहीं थी, जहां हार है वहां पर समस्या है। तो एक कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन।